Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, and chapter is economic reforms since 1991 or new economic policy. Okay, and today our topic is an appraisal of LPG policy, and we will discuss the demerits. Okay, so in our previous lecture, we discussed the merits of LPG policy, and in which we studied about the some points. Let's say, for example, one first vibrant economy. Okay, then stimulant to industrial production, and after that a check on fiscal deficit, then a check on inflation, consumer sovereignty, a substantial increase in foreign exchange reserve, flow of private foreign investment, recognition of India as an emerging economic power, and last जो point हमने study किया था, a shift from monopoly market to competitive market. उसमें हमने इन सब points में हमने क्या देखा था, ये क्या थी, मेरिट्स थी कि जो हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी 1991 में, जो एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी उसकी क्या क्या मेरिट्स थी, यानी उस एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट करने से हमें क्या क्या बेनिफिट हुए वो हमने कल स्टडी किए थे. ओके, एंड टुडे दिस इज आवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो दिस इज द लेक्चर नंबर 8. ओके, सो लास्ट आज हम ये जो चैप्टर है आज अब हम अपना फिनिश कर लेंगे इस चैप्टर को. सो टुडे वी विल डिस्कस एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी, डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी. ओके, अब हमने ये स्टडी करना है कि जो हमने एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था उसमें उसकी हमें क्या क्या हमें डिसएडवांटेजेस रही, क्या क्या कमियां रही उसके अंदर, ठीक है, क्या हमें नुकसान हुए, वो सब हम स्टडी करेंगे. क्योंकि मैंने आपको कल भी बोला था कि हम कोई भी थ्योरी जब अडॉप्ट करते हैं, कोई भी पॉलिसी बनाए, कुछ भी करें, तो उसके अंदर क्या होती हैं, उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों साथ साथ चलती हैं. अगर तो ये नहीं है कि किसी एक थ्योरी के केवल सिर्फ क्या होंगे, मेरिट्स ही होंगे, उनसे हमें बेनिफिट भी होंगे. कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिसका हमें कुछ लॉसेस भी हो जाते हैं. सो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं डिमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी. Okay, so you can say all that glitters is not gold. हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ठीक है, you know that. So there is a negative side of that story as well. So students, a thing which is having positive points also has certain drawbacks. ठीक है, कोई भी चीज जिसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं उसके साथ उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी साथ साथ चलती हैं. सो फॉलोइंग आर नेगेटिव पॉइंट्स और ड्रॉबैक और लिमिटेशन ऑफ एलपीजी पॉलिसीज. सो फर्स्ट इज निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर. सबसे पहले जो इसके अंदर जो इसका लॉस रहा इस एलपीजी पॉलिसी का, जो एक डिमेरिट थी वो क्या थी, निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर. मतलब इन्होंने ना एग्रीकल्चर को टोटली इसमें निग्लेक्ट किया गया. हम ये भी नहीं कह सकते कि एलपीजी पॉलिसी के अंदर मतलब थोड़ा बहुत मतलब कम फोकस किया गया, निग्लेक्ट ही किया गया. अब हम अगर बात करें प्रायर टू 1991 से पहले की बात करें, या हम क्या करें आफ्टर इंडिपेंडेंस देखें, ठीक है, ऑन दी ऑफ इंडिपेंडेंस देखें, तो हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि जो हमारी इकोनॉमी है वो एक एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी है. ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ऑलमोस्ट पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर के ऊपर. और आज के टाइम पर भी नियर अबाउट आप कह सकते हो मतलब क्या कहते हो, हाफ पॉपुलेशन जो है वो अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है. सो जो जिस सेक्टर के ऊपर एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है और उसी सेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो है हमारा एक लॉस है हमारी इकोनॉमी के लिए. सो एलपीजी पॉलिसी के अंदर जो है सबसे मतलब जो क्या किया गया, जो फोकस किया गया ना, मेन जो उसके अंदर एलपीजी पॉलिसी के अंदर जो डेवलप हुई चीज वो थी सर्विस सेक्टर. ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हुआ, उसकी भी ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुई, लेकिन वो टर्सरी सेक्टर से कम थी. ठीक है, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको तो टोटली ही निग्लेक्ट किया गया. जैसे आपने जो भी देखा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन, आपने उसमें क्या स्टडी किया
आपने देखा कि भी पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, हमने देखा कि लाइसेंसिंग सिस्टम था, ये था, तो उसको खत्म किया गया, ठीक है, ताकि हम जो है हमारी इंडस्ट्री डेवलप हो सके, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, वो इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर सके, या जो हमारे सर्विस सेक्टर हैं, बैंकिंग सिस्टम है या और है कम्युनिकेशन सिस्टम है, IT वगैरह। तो क्या हुआ, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही तो LPG पॉलिसी के अंदर क्या किया गया, फोकस किया गया, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ अगर हम देखें तो वहां तो कुछ भी फोकस नहीं था, कुछ भी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो बिफोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, a major portion of Indian population is engaged in agriculture. Okay, and agriculture sector provides the employment opportunity. क्योंकि अब हम हमारे यहाँ पर ज्यादातर क्या है, जो पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादातर आप देखते हो कि ज्यादातर पॉपुलेशन कहाँ पर लगी होती है, एग्रीकल्चर में। जब उनको कहीं और नहीं काम मिलता तो वो एग्रीकल्चर में ही लग जाते हैं। तो ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे मिल रहा है, एग्रीकल्चर के अंदर। बट द फोकस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज ओवर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। लेकिन जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, LPG की पॉलिसी थी, उसमें मेन किसकी डेवलपमेंट के बारे में सोचा गया, टर्सरी एंड सेकेंडरी सेक्टर का। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, जो द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, जो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट थी, इज डिक्रीज बाय 2 to 3% पर एनम। मतलब कि पर एनम वो जो है 2 से 3% गिरने लगी। मान लो अगर 10 की रेट से वो थी, तो अब क्या थी, 8% या 7% ही रह गई। सो इस तरीके से क्या हुआ, जो ग्रोथ रेट जो थी ना, वो 2 to 3% पर एनम जो है डिक्रीज हो रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट। ओके, सो ऑल दिस लीड टू गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन इकोनॉमी। क्योंकि अब गैप रूरल एंड अर्बन इकोनॉमी के अंदर कैसे आया गैप, ये क्योंकि जो आपकी जो सेकेंडरी सेक्टर है या टर्सरी सेक्टर है, वो ज्यादातर कहाँ पे स्टैब्लिश होते हैं, अर्बन एरियाज के अंदर स्टैब्लिश होते हैं, और एग्रीकल्चर ज्यादातर कहाँ होता है, रूरल एरियाज में होता है। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, वहां पर तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनकी तो ग्रोथ कर रहे हैं सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर की, लेकिन जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। इट मींस कि रूरल एरिया तो बिल्कुल निगलेक्ट हो रहा है, और अर्बन एरिया जो है वहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जो रूरल एंड अर्बन इकोनॉमी है उनके बीच का गैप जो है वो बढ़ जाता है। सो एज इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश इन अर्बन एरियाज ओनली, क्योंकि हम सिर्फ इंडस्ट्रीज जो हैं उनको अर्बन एरिया के अंदर ही स्टैब्लिश करते हैं। अगर कोई भी मान लो कोई भी है प्राइवेट सेक्टर है, मान लो कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहता है, तो आप देखोगे कभी भी वो किसी रूरल एरिया में या बैकवर्ड रीजन के अंदर कभी भी वो स्टैब्लिश नहीं करेगा। वो ऑलमोस्ट कहाँ करने की सोचता है, अर्बन एरियाज के अंदर स्टैब्लिश करने की सोचता है। ओके, so the decreased growth of agriculture sector also impact the growth of industry as। अब ये आप बता सकते हो कि इस ये कैसे होगा, वो कह रहा है डिक्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ डिक्रीज हो रही है, इसका इम्पैक्ट जो है ना वो हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ पर भी पड़ा है। कैसे पड़ा है बता सकते हो? यस राइट, एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि जो हमने पीछे भी स्टडी किया था, अब जो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज जो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो क्या होती हैं, कैपिटल गुड्स होती हैं, मशीन जैसे ट्रैक्टर थ्रेशर्स वगैरह होते हैं, जो उन्हीं की चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर को, वो इंडस्ट्रीज वो ही बना रही हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर ही डेवलप नहीं हो रहा है, तो कौन डिमांड करेगा। वो वाले तो इंडस्ट्रीज जो है क्या हो जाएंगी, उनकी तो डेवलपमेंट वो तो बंद हो जाएंगी जब एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल निगलेक्ट होगा। तो यहाँ पर इसलिए हम कहते हैं द डिक्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो इम्पैक्ट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एस। ओके, सो रीजन क्लियर है हम। सो एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ सोर्स ऑफ सप्लाइंग द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है वो इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल जो है सप्लाई करने का सोर्स है। जो ऑलमोस्ट रॉ मटेरियल है वो कहाँ से जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाता है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर आप डेवलप नहीं कर रहे हो, अगर उनको बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हो और वो डेवलप नहीं हो रही है, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, इवन की डिक्रीज हो रही है, तो वो रॉ मटेरियल भी नहीं मिलेगा, अवेलेबल नहीं होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को जब रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो कैसे प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उनकी डेवलपमेंट उनकी ग्रोथ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर आल्सो सप्लाई लेबर फॉर द इंडस्ट्री,
लेबर जो एग्रीकल्चर सेक्टर, वो भी कौन सप्लाई करता है? लेबर। एग्रीकल्चर सेक्टर के से ही लेबर की सप्लाई होती है इंडस्ट्रीज को। ओके, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्रीज। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो क्या करता है, मतलब उस वो ही डिमांड करता है, वो एक सोर्स है डिमांड का, किसके लिए? जो इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी डिमांड कौन करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही उनकी डिमांड करता है, और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर निगलेक्ट हो गया, उसकी ग्रोथ नहीं हुई, तो वो डिमांड उसकी कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो ऐसी इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? ऑटोमेटिकली क्या होगी? ऐसी इंडस्ट्रीज बंद होने के कगार पे भी आ सकती हैं, जब क्या होगा? उनकी डिमांड ही नहीं होगी। ओके, सो जैसे मैंने आपको लाइक का ट्रैक्टर एंड थ्रेशर्स की जो इंडस्ट्रीज हैं जो बनाती हैं, उनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। क्लियर? सो नेक्स्ट इज अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या है, जो कंसंट्रेशन मीन किसके ऊपर रही? अर्बन के ऊपर, अर्बन एरियाज में। क्योंकि हमने, जब हम सिंपल सी बात है, बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर जो है उन्हीं के ऊपर मेन फोकस था एलपीजी पॉलिसी का। सो और वो ज्यादातर कहाँ पर स्टैब्लिश होती हैं? ये सब कहाँ पर होती हैं? अर्बन एरियाज में। तो कंसंट्रेशन कहाँ पर है? मेन कौन कंसंट्रेट बना रहा है? इनका अर्बन एरियाज। तो रूरल एरियाज को तो बिल्कुल इन्होंने निग्लेक्ट कर दिया, रूरल एरियाज तो की तो ग्रोथ कहीं भी नहीं हुई। Okay, so new economic policy was undertaken for the development of industrial sector. जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी, जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया गया, उसके अंदर मेन उन्होंने क्या करा? जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने अंडरटेकन लिया, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपने अंडर लिया कि इनकी हमने प्रोग्रेस करनी है। क्योंकि हमने जितना भी सब पीछे स्टडी करते हुए आ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि 1991 से पहले सब इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी थी, जिसके अंदर मेन जो था इंडस्ट्रीज के ऊपर ही बैरियर लगाए गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की कोशिश की गई, कंपटीशन से बचाने की कोशिश की गई। अब उसके बाद जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया, तो वहां पर भी क्या था? मेन जो है इंडस्ट्रीज को कैसे, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कैसे की जाए, मेन उसी के ऊपर फोकस रहा उनका। ठीक है, जैसे लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंसिंग जो है वो खत्म कर दी गई। अच्छा, कोटा जो फिक्स किया हुआ था वो खत्म कर दिया गया, बैरियर्स हटा दिए गए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर। सो क्या हुआ? इंडस्ट्रियल सेक्टर की मेन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। एंड देयर इज नो इंडस्ट्री हु वांट्स टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन रूरल एरियाज। और आप ये देखिए कि कोई भी इंडस्ट्रीज ऐसी नहीं थी जो अपने आप को रूरल एरिया में एस्टैब्लिश करे। क्योंकि कोई भी अगर इंडस्ट्री खोलता था तो उसका मेन कहाँ रहता था? कि वो अर्बन एरिया में अपने आप को एस्टैब्लिश करे। कोई भी ये नहीं सोचता था कि हम रूरल एरिया में, किसी बैकवर्ड एरियाज में अपने जो है इंडस्ट्रीज को खोलें। ठीक है, तो मेन उनका फोकस रहता था कि वो रूरल, वो जो है अर्बन एरिया के अंदर ही अपने आप को क्या करें? एस्टैब्लिश करें। सो ऑल इंडस्ट्रीज, और मेन रीजन क्या होता था उनका? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने आप को कहाँ एस्टैब्लिश करना चाहती हैं? जहाँ पर उनको जो है, जो उनको अपनी इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए जो भी सब चीज़ें चाहिए, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेन उनके लिए होता है। ठीक है, जो भी चीज़ें उनको रिक्वायर्ड होती हैं, तो मेन जहाँ जिस एरिया के अंदर उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं जो उनकी इंडस्ट्री को रन करने के लिए वो रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो ऐसे ही एरियाज के अंदर क्या करना चाहती हैं? अपनी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करती है। और वो सब जो रिक्वायरमेंट उनकी कहाँ से पूरी होती है? अर्बन एरिया से। रूरल एरियाज में तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड नहीं होते हैं, तो इसीलिए वो सोचती भी नहीं थी कि वो रूरल एरियाज में एस्टैब्लिश करें। सो ऑल इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एट अ प्लेस वेयर ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल। आगे बोले कि जहां पर उनको जितनी भी फैसिलिटीज हैं, जिस प्लेस पर उनको अवेलेबल होंगी, वो उसी इंडस्ट्रीज के अंदर अपने आप को, उसी एरिया के अंदर अपने आप को एस्टैब्लिश करती हैं। सो द ग्रोथ प्रोसेस अंडर एलपीजी इज लिमिटेड अर्बन एरियाज ओनली। इसीलिए जो ग्रोथ प्रोसेस थी किसके? एलपीजी पॉलिसी के अंडर, वो कहाँ तक लिमिटेड रही? केवल अर्बन एरियाज तक ही लिमिटेड रही है। ओके, सो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। सो इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म यानी अब इस कॉलोनियलिज्म की जब बात आती है तो क्या चीज याद आती है हमें? कि कौन सा पीरियड याद आता है? ब्रिटिश का।
ये ना ब्रिटिश टाइम याद आता है ना, वहीं से हम लोग मेन, हम आप जो ये वर्ड है ये वहीं से सुनते आ रहे हैं कि जब जब ब्रिटिश जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 200 इयर्स तक हमारे ऊपर राज किया, ठीक है, हमें कॉलोनाइज रहे, हम उनके अंडर काम करते रहे। सो अब लेकिन अगर हम बात करें आज के टाइम की, आज के टाइम में हमारे क्या, हम भी फिर से उसी 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 जगह पे आके खड़े हो गए हैं जहां पर हम पहले थे ब्रिटिशों के टाइम पे। आज के टाइम में क्या है, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं, बाहर की कंपनीज हैं। और अभी आपने पीछे किया कि आपने पीछे जो स्टडी किया है कि अब ऐसी पॉलिसीज, इस एलपीजी की पॉलिसी के अंदर ऐसी पॉलिसी बनाई गई कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये स्टडी किया है ना हमने कि हम 51 to 100%, यानी कुछ इंडस्ट्रीज तो ऐसी थी जिसमें 100% इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। जब 100% इन्वेस्टमेंट होगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे 100%, तो किनकी मोनोपोली होगी, किसका कंट्रोल हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर्स का हो गया, ठीक है। सो फिर से क्या हो रहा है, हम उन्हीं के अंडर आते जा रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको कंटिन्यूली क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट के प्रोडक्ट हैं वो धीरे धीरे जो है हमारी मार्केट से बाहर निकल रहे हैं, और ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इनके प्रोडक्ट जो है मार्केट में आ रहे हैं। तो हाँ, एक टाइम ऐसा लगता है कि आएगा कि हम फिर से उसी पीरियड में चले जाएंगे जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर राज था, ठीक है, जब वो हमारे यहाँ पर 200 साल हमारे ऊपर राज करके गए हैं। आज फिर हमें लगता है कि ऐसा ही एक टाइम आगे जाकर आएगा कि फिर से हम उन्हीं के अंडर हो जाएंगे। ओके, सो इन चीज़ों पर हमें फोकस करना ज़रूरी है कि हमें जो है क्या ये 100% इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या उनको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सो वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनी, and but now we are again inviting the foreign companies to make a colony। अब फिर से हम उनको क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, क्या करने के लिए कि वो अपने यहाँ पर फिर से क्या बनाए, एक कॉलोनी बनाए। ओके, सो एंड फॉरेन कंपनीज आर अगेन यूजिंग आर रिसोर्सेज, वो फिर से हमारे रिसोर्सेज को यूज कर रही हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट्स एंड एक्सप्लॉइटिंग द इंडियन मार्केट। वो फिर से हमारे रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रही हैं और हमारी इंडियन मार्केट को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर नॉट एबल टू स्टे इन द मार्केट, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब हमारे क्या हो रहे हैं, अब यहाँ पर वो इतने मतलब इतनी एबिलिटी नहीं है हमारे अंदर कि अब हम अपने डोमेस्टिक जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो मार्केट के अंदर वो रह सके, ठीक है। एंड देयर आर टफ कंपटीशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स, तो क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, इंटरनेशनल ब्रांड के साथ उनका बहुत टफ कंपटीशन चलता है। और इतना हमें पता है कि हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऐसे नहीं है कि हम इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ अपने आप को कम्पीट कर सकें। ओके, सो फिर से क्या हो रहा है, वो हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, हमारी जो मार्केट है उसको कैप्चर कर रहे हैं धीरे धीरे करके, उसके ऊपर अपना जो अधिकार जमाते जा रहे हैं। तो हमें इनके ऊपर, इस चीज के ऊपर सोचना पड़ेगा, इन चीजों के ऊपर। तो एलपीजी पॉलिसी का ये बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट करने का बहुत बड़ा डिमेरिट है ये कि हम फिर से एक कॉलोनी बनते जा रहे हैं, किसके अंडर अब हो रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के। ओके, फोर्थ इज स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। ये भी हमने स्टडी किया था कि अब कंज्यूमरिज्म आ गए हैं। कंज्यूमर सोवेनिटी पढ़ी थी ना हमने कि कंज्यूमर जो है वो एक किंग की तरह हो गया है। 1991 से पहले क्या होता था, पब्लिक सेक्टर होते थे, कुछ एक पब्लिक सेक्टर थे, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी, और उसमें क्या थी, उनकी मोनोपोली थी। वो कुछ एक इंडस्ट्री होने की वजह से वो जो प्रोडक्ट बनाती थी उन्हीं प्रोडक्ट को कंज्यूमर को परचेज करना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पर जब हमने एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट किया, तो एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट करने की वजह से क्या हुआ, अब क्या इतनी इंडस्ट्रीज खुल गई, प्राइवेट इंडस्ट्रीज खुल गई, इंटरनेशनल लेवल पर के प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर इंपोर्ट भी होते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हमारे पास जो है इतने ज्यादा प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज का इतना ज्यादा फ्लो है, और एक ही प्रोडक्ट के इतने ज्यादा अल्टरनेट्स हमें मिलते हैं कि अब क्या हो गया, अब कंज्यूमरिज्म आ गया। यानी अब कंज्यूमर जिस चीज की डिमांड करता है उसी की प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई करेगा। सो ये बड़ी कंज्यूमरिज्म बड़ी तेजी से फैल रहा है। सो हियर कंज्यूमरिज्म मीन्स consumerism means a habit of consuming goods and services। कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या हुआ कि अब लोग क्या हो रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने की हैबिट लोगों में बढ़ गई। अब देखो, जिसके पास आज के टाइम में पैसा नहीं है, ठीक है, मान लो जो भी है,
चाहे मिडिल क्लास ले, पुअर क्लास ले लो, जिसके पास पैसा नहीं भी है तो भी वो मार्केट में जब प्रोडक्ट्स को देखता है तो उसका मन करता है कि वो भी इन चीजों को परचेज करे, कंज्यूम करे इन चीजों को। और वो उनके पास मीन्स इतने नहीं होते, रिसोर्स इतने नहीं है, लेकिन वो उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। उनके पॉकेट में इतनी मनी नहीं है कि वो उन्हें परचेज कर सके, लेकिन वो ज्यादा खर्च करता है, चाहे वो लोन लेके करे। अच्छा, कई लोग तो क्या करते हैं, चोरी वगैरह भी करते हैं क्योंकि उनको कंज्यूमरिज्म आ गया ना, लोगों में हैबिट आ गई गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने की। तो उसको कंज्यूम करने के लिए और उसको लेने के लिए जो उनको रिसोर्स यानी मनी चाहिए, उस मनी के लिए फिर वो कुछ भी करते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए जो है एक नुकसान वाली बात हो जाती है, एक इकोनॉमी के लिए जो है बड़ा हार्मफुल है। सो अ सडन इंक्रीज इन द पार्टिसिपेशन ऑफ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, क्योंकि एकदम से क्या हुआ, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज दोनों का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। सो राइजेस ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इंडियन मार्केट। सो इंडियन मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो भी इंक्रीज हो गया। सो विद द इंक्रीज इन द चॉइसेस, सो अब लोगों के पास चॉइसेस आ गई, तो क्या अब आपके पास अपने नेशनल लेवल के प्रोडक्ट भी हैं और इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट भी हैं, तो जो चॉइस है वो बहुत ज्यादा हो गई। So with the increase in the choices, the consumer are going beyond their means. अब वो अपने means अपने से ऊपर उठकर वो क्या करने लगा, खर्च करने लगा। Clear? Clear students? Next is lopsided growth process. Lopsided क्या होता है, मतलब one sided. लॉपसाइडेड, वन साइडेड, यानी एक तरफा जो थी प्रोसेस जो हो रही थी, ग्रोथ प्रोसेस जो चल रही थी वो एक साइडेड हो रही थी। सो यहाँ पर वन साइडेड का मतलब आप समझा सकते हो, वन साइडेड मतलब जैसे अर्बन एरिया में बात करें और अर्बन एरिया में भी हम बात करें सर्विस सेक्टर में, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में ही बात की थी कि सर्विस सेक्टर जो है उसके ऊपर में ज्यादातर फोकस हो रहा है। इसीलिए हमारी, अगर हम एग्जांपल लें, हमारी आईटी इंडस्ट्रीज हैं वो इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर जो है वो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है बहुत ज्यादा हो रही है। तो वन साइडेड है। सो लोप साइडेड मीन्स सिंगल साइडेड एंड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बायस्ड एज इट डज नॉट इंक्लूड ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि इसके अंदर हम जो है सभी सेक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। कितने सेक्टर्स हैं हमारे पास? 3 सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ओके, सो सभी जितने भी इकोनॉमी में सेक्टर्स हैं उन सभी सेक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है इस ग्रोथ प्रोसेस के अंदर। सो इट वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर ओनली। ये केवल किसके ऊपर मेन काम कर रहा है? सर्विस सेक्टर के ऊपर। ओके, सो दो इट हेल्प्स टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, हालांकि ये जो है किस चीज में हेल्प कर रहा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हेल्प कर रहा है, बट इट टोटली इग्नोर्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन ये एग्रीकल्चर सेक्टर को तो टोटली इग्नोर कर रहा है, ठीक है। सो इंडियन फार्मर्स आर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स फॉर एक्सपोर्टिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो इंडियन फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कैश क्रॉप्स कर रहे हैं। कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो मार्केट में सेल करने के लिए क्रॉप की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। यानी कि अपनी चाहे पहले अपने घर में अपनी फैमिली का पेट ना भरे, बाहर सेल कर दो। तो यहाँ पर बात हो रही है अपनी इकोनॉमी में या अपनी इंडियन इकोनॉमी में जो हमारी पॉपुलेशन है उसके लिए फूड ग्रेन चाहे कम रह जाए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बाहर उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या करने के लिए? अर्निंग करने के लिए। सो ये बहुत बड़ा लॉस है। सो इंडियन फार्मर्स आर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स, कमर्शियल फार्मिंग जिसको बोलते हैं, फॉर एक्सपोर्टिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करने के लिए, एंड विच लीड्स टू शॉर्टफॉल इन द फूड ग्रेन्स फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो इससे क्या हो रहा है? डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो फूड ग्रेन की जरूरत है उसका अब शॉर्टफॉल हो रहा है, कमी आ रही है उसमें। क्लियर? And the last demerit is a culture erosion. ये तो आप देखो स्टूडेंट्स, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर होगी, ये तो चीज है या नहीं है ना? ये क्योंकि आप लोगों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ा है इसका। आज की जनरेशन जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इस चीज से, है ना? सो कल्चर इरोजन मीन्स लॉसिंग द कल्चरल वैल्यूज, क्योंकि कल्चर वैल्यूज को तो भूल गए हैं। जो हमारा कल्चर है वो तो टोटली जो है
मतलब कि आज की जनरेशन तो बिल्कुल उसको भूल चुकी है। उनको लगता है कि वेस्टर्न कल्चर बेस्ट है, ठीक है। हम हमारा मतलब कल्चर में हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि क्या भाई पहनावा कैसा है, ड्रेसेस, भाई हाँ भाई अब हम इंडियन ड्रेसेस ना पहन के वेस्टर्न ड्रेसेस पहन रहे हैं, वो कल्चर नहीं। कल्चर की बात कर रहे हैं जैसे जो फैमिलीज वैल्यूज होती थी, फैमिली वैल्यूज होती थी, रिस्पेक्ट करना होता था, ठीक है। अपनी जो अपना कल्चर था उसको उसको रिस्पेक्ट देना, उसकी वैल्यू रखना, तो वो आज के टाइम में नहीं रही है। वो सब भूलते जा रहे हैं हम इस वेस्टर्न कल्चर से, क्योंकि हमने देखा है कि एलपीजी की पॉलिसी में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। अब बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, या ये खाली गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता, हम अपने कल्चर का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। अगर कोई चीज कोई हमारे यहाँ आता है, वो अपना कल्चर लेकर आता है, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है कि उनका कल्चर क्या है। अगर हम बाहर जाएं तो हमारा कल्चर हम भी बताते हैं बाहर जाके, तो हम जो है बाहर जो वेस्टर्न कल्चर है उससे काफी इफेक्टिव हो रहे हैं। और बाहर का कल्चर में क्या होता है वेस्टर्न कल्चर में, कि हर कोई इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, हर कोई इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। एक टाइम के बाद आकर कोई अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहता, ठीक है। वहां पर ऐसा होता है अलग हो जाते हैं पेरेंट्स से, मतलब कि एक रिस्पेक्ट जो होती है पेरेंट्स के लिए वो नहीं रहती है, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत ऐसी हैं जो आज के टाइम में हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, और ये कल्चर इरोजन हो रहा है। सो कल्चर इरोजन किसकी वजह से, एलपीजी पॉलिसी की वजह से। सो कल्चर इरोजन मींस लॉसिंग द कल्चर वैल्यू। आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर इज अ डिक्रीज इन द कल्चर वैल्यू ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कल्चर वैल्यूज हैं उसमें काफी कमी आई है। एवरी वन इज अडॉप्टिंग द फॉरेन कल्चर ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, कोई किसी के साथ फैमिली के साथ नहीं रहना चाहता बन के, हर कोई इंडिपेंडेंट रहना चाहता है वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए। नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द फैमिली और सोसाइटी। वो उनको लगता है उनका फैमिली और अपने और सोसाइटी के को लेकर उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते ही नहीं है। तो एक बहुत बड़ा लॉस है हम लोगों के लिए एलपीजी पॉलिसी का। ओके, so in conclusion, we can say that the new economic policy has some disadvantages, but we can't ignore the benefits that are the result of LPG policy. हमने देखा कि हमारे डिमेरिट्स हैं, लेकिन हम जो इसके मेरिट्स हैं हमारे पास, जो इसके जो हमारे पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिले हैं, उससे हम इग्नोर नहीं कर सकते। बट प्रिकॉशन शुड बी टेकन रिगार्डिंग, लेकिन हमें कुछ प्रिकॉशन लेनी बहुत जरूरी है। तो लास्ट टॉपिक है विच वे टू गो, आप किस रास्ते पर जाओगे। सो क्या हमें इसमें कि आप क्या हमें एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स थे कि डिमेरिट्स को के बारे में सोचे तो क्या हमें ये अडॉप्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो वो ये बात कह रहे हैं कि मतलब कि हम मेरिट्स या डिमेरिट्स पढ़कर हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट ना करें, वो तो करनी ही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर आपको अपनी इकोनॉमी अपनी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, उसके लिए एलपीजी पॉलिसी को तो अडॉप्ट करना ही होगा। सो शुड वी नॉट सब्सक्राइब टू द एलपीजी पॉलिसी। सो इट इज अ डिबेटेबल issue, but avoiding the pros and cons of LPG policy, जो आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर ध्यान में रखनी है। सो दैट एलपीजी पॉलिसी आर द ओनली वे आउट टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एलपीजी पॉलिसी केवल एक वो वे है, एक वो रास्ता है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कर सकते हैं। Okay, so in the perusal of LPG policies was to a great extent a matter of economic compulsion rather than a matter of choice for the politicians of the country. तो यहाँ पर कुछ एक precautions जो हमें लेनी है वो क्या है, which way to go. First, participation of large players should not be allowed. हमने जो कहा ना कि मल्टीनेशनल कंपनी हमने 100% उनको इन्वेस्टमेंट करने की थी, तो वो हमें उस बारे में सोचना है कि हम ऐसे अलाउ ना करें कि कोई जो है हमारी ही इकोनॉमी को अपने हाथों में ले ले। तो पहली तो प्रिकॉशन की वी मस्ट सी टू इट दैट वी डू नॉट सरेंडर टू बिग प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। एंड सेकेंड, वी शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद इकोनॉमिक इंटरेस्ट। हमें कभी भी अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए।
ठीक है. So we must see to it that we do not compromise with economic interest of our domestic producers while allowing a free access to foreign investors in the Indian market. And third, we should not surrender our economy in the hands of MNCs. हमें MNCs के हाथ में अपनी economy को surrender नहीं करना. We must see to it that we do not become economically subservient to a multinational corporation. And last, we should channelize FDI, foreign direct investment, in the development of Indian infrastructure. ठीक है. So we must be in a position to channelize FDI more into areas of infrastructure rather than retail trading or fast food junction like जैसे KFC and Domino's वगैरह हो गए आपके. ओके, क्लियर है? क्लियर है ये चैप्टर स्टूडेंट सबको? ओके, सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.